वेलकम टू मास्क उतारो जी। आई एम पायल भियाना और मैं आज एक इतना सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका जवाब मुझे इम्तियाज जी ही दे सकते हैं। जी हाँ, मेरे गेस्ट हैं इम्तियाज महमूद एंड आदित्य कोठारी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब अर्ज़े। एंड मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को डिमीन करना चाह रही हूँ या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा के बैठी हूँ। मेरा एक एम है कि एक परसेप्शन है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो विक्टिम कार्ड खेलती है हमेशा, एंड उससे पूरे वर्ल्ड का जो माहौल है वो बदल गया है और बदला हुआ लग रहा है। क्या ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वो लोग ऐसे हैं, यहाँ की ये सच में हो रहा है? और ये मेरे जो दोनों मेहमान हैं वो बताएंगे। इम्तियाज जी तो खुद ही एक एथिस्ट है पर मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम बोल सकते हैं उनको। और आदित्य है वो जो यूके में रहते हैं, तो वो बहुत चीजें देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये बात करने लगे। एंड प्लीज, मेरा कोई ये एम नहीं है कि मैं किसी को डिमीन या डिग्रेड कर रही हूँ। इम्तियाज जी, पहले तो पहला मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड इज इट अ रियलिटी, या कि एक सिर्फ परसेप्शन है कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं? No, it's a reality, and it is a very effective method. एक्सक्यूज मी इम्तियाज जी, आज उर्दू में जवाब दीजिए। जी जी। ये एक बहुत अच्छा फार्मूला इन्होंने अपनाया है। पहले तलवार से फतह करते थे, और अब विक्टिम कार्ड खेल के हुकूक हासिल करते हैं। छोटे छोटे हुकूक खेलते रहते हैं ये, और जब एक हक हासिल कर ले अपने विक्टिम कार्ड से, तो फिर दूसरे हक की तरफ जाते हैं। तो खास तौर पे ये वेस्ट में ज्यादा अमल करते हैं। पहले तो उनका बेनिफिट सिस्टम फ्री ले लेते हैं, फिर शोर मचाते हैं हमारे बच्चे ज्यादा, हमें बेनिफिट ज्यादा दिया जाए, वो भी इन्होंने कबूल करा लिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई मस्जिदें चाहिए, तो उनके लिए मस्जिदें अभी यूके में 2000 मस्जिदें हैं, और 3000 से ज्यादा जर्मनी में मस्जिदें हैं। और फिर ये इनके किले बन जाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड बड़ा इफेक्टिव कार्ड है, और बहुत फायदा उठाते हैं इससे ये। जनरली मैंने मुसलमानों को किसी भी देश में देख लो, या हमारे भारत में भी देख लीजिए आप, इंडिया में भी हमेशा यही बोलते रहते हैं कि हम मार्जिनलाइज्ड हैं, हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इस पॉइंट को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके इतना ज्यादा हल्ला मचा देते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि जो राइट्स मेरे पास हैं वो इनके पास हैं। अगर मिस्टर मोदी ने रोड्स बनाई हैं, वो हिंदू के लिए भी बनाई हैं, इनके लिए भी बनाई हैं। स्टेशंस, एयरपोर्ट, सब कुछ, पढ़ाई है या कोई फ्री में कुछ हो रहा है तो हिंदूज को भी मिल रहा है, मुस्लिम्स को भी मिल रहा है। मस्जिदें हैं, इनकी भी हैं, हमारे मंदिर भी हैं। पर ये हमेशा ही एक डिस्क्रिमिनेशन का रोना रोते हैं। आर दे रियली बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड? No, they are not being discriminated, despite their results in every country. But they want to impose sort of blasphemy laws, which some Muslim countries, 13 Muslim countries have blasphemy laws. So they want nobody should criticize their actions, their religion, their book. Mm, uh, they claim it as a right not to be offended. लेकिन ये कोई राइट नहीं होता ऑफेंड ना होने का, ह्यूमन राइट्स में नहीं आता ये। तो शोर मचाते रहते हैं। देखे, जो बच्चा ज्यादा शोर मचाएगा, अम्मा भी उसको दूध देगी। सही तो बात। वो वाला खेल खेलते हैं ये। जी, आदित्य, आपको क्या लगता है ये लोग क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हैं? um, अगर प्योर साइकोलॉजिकल टर्म्स पे अगर हम देखें, द कॉन्डक्ट ऑफ मुस्लिम्स, वेदर इट बी इन द सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ और वेस्टर्न वर्ल्ड में, पायल जी, तो जो दारुल हरब से लेके दारुल इस्लाम का जो जर्नी है होता है मुस्लिम पॉलिटिक्स में, सी, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू लुक एट इस्लाम, इट इज अ वेरी पोलिटिसाइज्ड टूल, इट्स अ पोलिटिसाइज्ड वेपन। जहां पर इस्लाम अपने आप को जहां भी नाफिज करता है, वो अपने आप को पॉलिटिकली एंट्रेंच कर देता है उस पर्टिकुलर देश में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एज इफ
it is a virus that takes over the body, and that is what is predominantly happening in various places in the world. अब वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे वो यूके हो, आप अगर देखें आज से 15-20 साल पहले, 2000 के पहले, जहाँ यूके में पॉपुलेशन वाज less than 5%, the Muslims would behave in a certain way with the majority population. जहाँ वो दब के रहते थे, वो they would plead the majority people of that particular land for more sort of rights, for more sort of uh, recognition of their existence. और वो अब चेंज होके it has come down to a point where they are now establishing a sort of a totalitarian regime in the UK, जहां पर there are more than 80 Sharia courts which are operational in the UK. उसी हिसाब से अब अगर हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान का विभाजन या डिवीजन जो हुआ था, पार्टीशन जो हुआ था, it basically happened on the grounds of Islamic othering. The creation of Pakistan, the seeds of that creation basically हिंदी में lies बोलिए, with, हिंदी में। हाँ, हाँ, वो बेसिकली रेस्ट विद द पीपल लाइक शाह वलीउल्लाह है, सर सैयद है, जो एक इस्लामियत की बात करते थे, जो एक कहते थे कि इस्लाम मतलब मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम है, वो कभी एक साथ रह नहीं सकते। उसी की प्रोपोनेंट्स फिर बन गए आपके इकबाल साहब और जिन्ना साहब, हु बेसिकली बिकेम द फादर ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी कौम। तो वहीं पर आप देखेंगे कि वो पार्टीशन डिस्पाइट बीइंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इस्लामिक अदरिंग, हिंदुस्तान में 47 के बाद में वापस से वही मुस्लिम पॉलिटिक्स आपको वापस से देखने को मिला, जिसके टेस्टमेंट्स आज के जमाने में आपको वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है। बहुत लोगों को शायद ये बात पता नहीं है पायल जी, कि हिंदुस्तान में लीगल एज फॉर मैरिज फॉर अ गर्ल इज 18 years, बट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से वो 15 साल की उम्र है। सो टुडे इफ ए मुस्लिम बॉय somehow either emotionally entangles a Hindu girl who's 16 or 17, जो एक तरीके से नाबालिग है, और उसको वो कन्वर्ट कर लेता है इस्लाम में और उससे फिर निकाह कर लेता है, दैट निकाह इन द आईज ऑफ शरिया एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज रिकग्नाइज्ड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, तो ये लोग क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो ये लोग ये सब करते हैं, तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यू मीन टू से विक्टिम कार्ड तो, हाँ, विक्टिम कार्ड तो खेलेंगे कि भाई वी आर अ मार्जिनलाइज सोसाइटी, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम अनएजुकेटेड है, हमारे लोगों के पास अच्छे जॉब्स नहीं है, जो प्लम पोजीशंस है गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में वो हमें मिलते नहीं है। तो इस टाइप की विक्टिमहुड कार्ड वो रेगुलरली खेलते आए, और ये सिर्फ, दिस इज नॉट अ स्टोरी इन इंडिया, दिस इज इवन अ स्टोरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो एक इस्लामिक मुल्क है, तो उसमें भी वो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो ये एक मेंटालिटी है, समहाउ I think the Muslim population needs to realize this, the collective society, and they need to move out of this mindset. नहीं तो उनका alleviation नहीं होगा। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे को लग रहा था कि एक सिर्फ एक नैरेटिव सेट हुआ या परसेप्शन है लोगों की, आपके और इम्तियाज जी के कहने के मुताबिक ये चीज है। अच्छा इम्तियाज जी, मुझे एक बात बताइए, कैसे इनके लीडर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ओवरऑल, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और राइटर्स, ऑथर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया, ये सब कैसे इनका ये विक्टिम कार्ड इनसे खिलवाते हैं और कैसे पोर्ट्रे करते हैं, क्या करते हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड इनके लीडर्स? ये कंपेयर करते हैं हमेशा जो उनकी गोल्डन एज थी, जब ये इनकी सल्तनत थी, उम्मा कार्ड के हम सारी कौम, सारे मुसलमान जो है वो एक है। तो वो उस दौर में जाना चाहते थे जब वो दुनिया के हाकिम थे, यानी कि जितनी नॉन वर्ल्ड थी उसमें से बहुत इन्होंने फतह कर लिया था। अब वो ग्लोरी तो मिल नहीं सकती, लेकिन वो ग्लोरी याद दिला के उनको वो उभारते हैं। लेकिन दुनिया में लीड करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। तो इनका मजहब इनको साइंस में जाने से रोकता है। इनका जो जहन है वो साइंस को नहीं मानता, मसलन एवोल्यूशन को नहीं मानता, बिग बैंग को
नहीं मानता। यानी कि दुनिया ने कुन कह के अल्लाह ने दुनिया क्रिएट की, और आदम हवा के वो बच्चे हैं, तो ये तो दोनों साइंस के साथ नहीं जुड़ सकते। तो ये साइंस से दूर रहते हैं, साइंस से नफरत करते हैं तकरीबन। तो उस वजह से इनके पास स्किल्स नहीं है। अब स्किल्स नहीं है तो इनकी जो इनकम होती है किसी भी कंट्री में हो, चाहे जी वो इंडिया में हो, चाहे यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो इनकी जो एवरेज इनकम होती है वो काफी कम होती है। अब ये दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके बराबर रहने के लिए ये मजीद हकूक हासिल करते हैं मुफ्ता लगाने के लिए। और इनके लीडर इनके साथ खड़े होते हैं। तो ये बेसिकली इनके साइंस से नफरत की वजह से उबर नहीं सकते, हाँ, दबे रहते हैं, यानी कि दुनिया की जो दौड़ है। लेकिन उनका एम वही रहता है कि मरने के बाद जो है वो जिंदगी शुरू होगी। तो हाँ, ये यहाँ काम चला रहे हैं बगैर स्किल्स के। हाँ। आदित्य, ब्रीफ में आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कैसे इनके लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स, हिंदी में जवाब दीजिएगा कि कैसे, ब्रीफ में दीजिएगा। हाँ। कोशिश करूंगा। आपको पता है मेरी मातृभाषा बंगाली है, तो थोड़ा स्ट्रगल होता है हिंदी बोलने में। तो पायल जी देखिए, इम्तियाज जी की आर्ग्यूमेंट को थोड़ा बढ़ाते हुए, कि जो मुसलमान है, जो उम्मा है, वो बेसिकली आखिरियत के ख्वाब में जीता है, कि भाई ये जिंदगी तो इज जस्ट अ ब्रिज टू द इवेंचुअल ड्रीम ऑफ रियलिटी, विच इज द आखिरियत, द आर्मागेडन सो कॉल्ड। तो उसके लिए वो मुसलमान जीता है, जिसमें उसको 72 हूरें मिलती है, उसको अनलिमिटेड एक्सेस टू वाइन मिलता है, खुश और खुराली मिलती है। सो दैट इज व्हाट दे आर एसेंशियली ड्रीमिंग फॉर। सो इम्तियाज जी ने बहुत खूब एक बात कही थी कि वो बेसिकली एवोल्यूशन से घबराते हैं बिकॉज ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ देयर बुक, द सो कॉल्ड द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक बुक। इम्तियाज जी के जो मेंटर साहब है रिचर्ड डॉकिंस, वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझाते हैं कि बिकॉज दे आर इंडोक्ट्रिनेटेड एट सच ए यंग एज, तो उनकी जो माइंड्स होती है वो एक तरीके से कंडीशन हो जाती है टू डिसरिगार्ड एनीथिंग विच इज परपेचुअली अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बुक। तो वो इसीलिए उसको सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर ये जो मुल्ला आती है, द मुल्ला इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द एजुकेटेड मुस्लिम, जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो उसको डीकोड करते हैं, जो उसको डिसाइफर करते हैं, वो जो आबादी है उसको एक तरीके से गधे की तरह उसको दे कैन बेसिकली लीन इट आउट। सो दैट इज हाउ दे बेसिकली कंट्रोल द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द शेयर इंडोक्ट्रिनेशन एट सच ए यंग एज। तो इसीलिए वो फोर्स करते हैं। आप देखे होंगे हिंदुस्तान में भी कि 4 साल के 5 साल के बच्चे मदरसा में जाते हैं। तो मदरसा में तो कोई इनको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो पढ़ा नहीं रहे, उनको पढ़ा तो वही किताब रहे विच बेसिकली डिसरिगार्ड्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पायल जी। इम्तियाज जी, आप को लगता है कि कहीं ना कहीं ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी फंडिंग हो रही है, फंडिंग मिलती है इनको, इनके जो मौलवी होते हैं, मुल्लाज होते हैं जो। जी जी। ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ बगैर मेहनत किए उनके पास दौलत है, तेल की दौलत है। देखें किसी भी मुल्क में, मुसलमान मुल्क जो मेजॉरिटी में है, काम करके दौलत नहीं कमा रहे। बाकी दुनिया से उनकी एवरेज इनकम काम करके, कुछ प्रोड्यूस करके नहीं है। वो नेचुरल रिसोर्सेज बाई लक ज्यादा तेल मुसलमानों के पास है। तो वो जो दौलत है उसमें से हिस्सा जाता है दुनिया भर के मौलवियों को, या इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के बढ़ावे के लिए जाता है। जिस तरह यूके में मुझे मालूम है अच्छी तरह, क्योंकि मैं भी उनमें उठता बैठता रहा हूँ, कि आधे पैसे आप जमा करें तो आधे पैसे सऊदी अरब या कतर या कहीं से आएंगे मस्जिद बनाने के लिए, या कोई भी मुस्लिम प्रोजेक्ट हो तो उसमें ये हिस्सा डालते हैं, ऑयल वेल का हिस्सा आता है। सॉरी, हाँ जी, कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लीज। हाँ। जी जी। तो जिस तरह आपने कहा कि इनकी फंडिंग होती है, तो फंडिंग हो रही है उनकी। और दूसरा,
कम्युनिज्म इनको फंड करता है, क्योंकि कम्युनिज्म वेस्ट से तो हार गया, हम्म। लेकिन वो इनके साथ मिल गए हैं, तो इनकी फाइनेंशियल फंडिंग भी करते होंगे, और जो भी लेफ्ट कहलाता है वेस्ट में, वो भी इनकी फंडिंग करते हैं, इनके साथ मिले हुए हैं, ताकि अंदर से खोखला कर सके वेस्ट को। आदित्य, I've heard this Canary Wharf in London. मैंने सुना है कि वहां पे, मैं देख रही थी अबाउट रिच एंड फेमस ऑन यूट्यूब, यू कीप स्क्रोलिंग तो ये सब आते रहते हैं। तो उसमें बताया ये कतर की, मतलब आधे ज्यादा वहां पे जो होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सब वो दे बिलोंग टू द किंग ऑफ कतर और वट एवर। हाँ, वहां के जो है उनको तो ये सारा जब वहां की प्रॉपर्टीज इनकी हैं, इनका ही तो इन्फ्लुएंस होता है ना। दैट मीन्स फिर वहां पे हर जगह पे पैसा बहुत आता है ना वहां से। एक तरीके से यू आर राइट। जो ईस्ट लंदन है, which is the Canary Wharf, which is the business district of London, and you can say Europe as well. It was bought over by the so-called Qataris, and they basically invested a lot of funds. But ये आज का phenomenon नहीं है पायल जी। You have to look at even during the 80s and 90s. और ये सिर्फ यूके या यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम था, जहां पर वहाबी स्कूल ऑफ इस्लाम हाँ, जो मिडिल ईस्ट से जो एमिनेट करती है, जी दे जी। इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी in basically indoctrinating a certain school of thought, and a certain, very pungent sense of Islam, which basically borders on absolute intolerance of the other. तो वो वहाबी स्कूल ऑफ इस्लाम आपको हिंदुस्तान में भी दिखता है, पाकिस्तान में भी दिखता है, बांग्लादेश में भी दिखता है बहुत जोरों से। बांग्लादेश जो एक तरीके से 70 के दशक में आपको एक कल्चरल लैंड के हिसाब से आप जानते थे, 80 के दशक में वो कंप्लीटली चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ द सऊदी मनी विच वाज flowing into Bangladesh. So if you compare, say, a woman from Bangladesh in the 70s, you will see her wearing a sari, you will see her wearing a bindi, you will see her, conducting her life just like any other Hindu Bengali woman would conduct her life in कल्चरली, West हाँ। Bengal. हाँ, कल्चरली वो नाम से भले ही वो मुसलमान हो, इबादत से वो भले ही मुसलमान हो, बट कल्चरली वो बंगाली थे। बट 80 के बाद वो पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाता है, जहां माँ जो है, यू विल सी हर वेयर द साड़ी एंड वेयर द बिंदी एज वेल, बट जो डॉटर है, शील बी वेरिंग अ हिजाब। और ये आपको यूके में बहुत नजर आता है विद इन द पाकिस्तानी ब्रेदरन, स्पेशली द वंस हु कम फ्रॉम द मीरपुर साइड ऑफ पाकिस्तान, जहां आपको ब्रैडफोर्ड एंड न्यूटन और ये सब जगह में, जहां आपको बर्मिंघम साइड में, जहां इम्तियाज साहब लेस्टर से है तो उसके आसपास में आपको दिखाई देंगे, जहां विमेन ऑफ अ सर्टेन जनरेशन ऑफ योर एंड इम्तियाज जनरेशन, यूज्ड टू बी ऑफ अ थैंक्स। सर्टेन वे। हाँ, और अब आप उनको देखेंगे तो दे आर कंप्लीटली अनरेकग्नाइजेबल एक तरीके से। आई थिंक इट वाज the ex prime minister of England had United Kingdom had called them letterboxes. So he basically used that as a term, and he got a lot of flack for it. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको काउंट करने के लिए देयर इज नॉट इनफ रिसर्च बीइंग डन, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पॉलिसी व्हिच इज बीइंग क्राफ्टेड इन एनी ऑफ द स्टेट्स। तो बेसिकली जो मदरसास है, जो मस्जिद है, जैसे यूके में हो या इंडिया में हो, कहीं भी हो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो जाके वहां पर देख सके कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। इज दिस एक्सेप्टेबल फ्रॉम आवर कल्चरल ethos perspective? Is this something which the Western democracies align with, or they don't? बीबीसी की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई थी जहां पर उन्होंने सीक्रेटली इन मदरसास को फिल्म किया था, और उसमें दिखाते हैं कि ये क्या क्या हिसाब से इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, क्या हिसाब से इनको क्या पढ़ाया जाता है, और कैसे ये अपने आप को विक्टिम्स प्रेजेंट कर सकते हैं टू द वेस्टर्न सब सोसाइटी। सिखाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इम्तियाज जी, आप मुझे बताइए, आप किस कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को ब्लेम करते हैं? मैं तो ब्लेम करती हूँ। इवन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर सेटल्ड इन फ्रांस, जर्मनी, मतलब यूके, इधर सब लोग तो वो ब्लेम करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री। आपके हिसाब से कौन सी कंट्री है जिसने ये इमिग्रेशन ये शुरू करा, ये लेकर आए इनको, एक अंदर घुसाया यूरोप के, कि आज यूरोप की ये हालत है? कौन सी कंट्री, आप कौन से लीडर को आप ब्लेम करेंगे? ये तो जो मर्केल थी हम्म। जर्मनी की, उसने ओपन बॉर्डर पॉलिसी शुरू की थी। उनको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, और ये लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, तो इन्होंने बहुत एक उनको जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्होंने इतने ज्यूज को मारा, जी। उसका गिल्टी कॉन्शियस भी था। ओके। तो वो बजाय ज्यूज को
लाने के वो मुसलमान ले आए। यानी कि पुरानी हिस्ट्री भी उनकी काउंट करती है, वो अच्छे बनने की कोशिश में जो भी सीरिया, इराक वगैरह के मुसलमान थे, उनको उन्होंने खुलेआम सबको कबूल किया, मिलियंस लेके आए। और वो चूंकि यूरोपियन यूनियन के बड़े हैं, सरदार हैं, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी कोटे के लिहाज से लेने पड़े। और पूरा मैस हो गया। अच्छा इम्तियाज जी, मेरे साथ ना एक रैपिड फायर राउंड खेलिएगा मैं आपके साथ, आपको एक उसमें जवाब दीजिएगा आप मुझे। पहले तो मुझे बताइए, क्या इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है? आप जो है खुर्दबीन से अगर कुरान की एक एक आयत को पढ़े तो कहीं पीस का लफ्ज इस्लाम में नहीं मिलेगा। इस्लाम इज अपोजिट ऑफ पीस। अच्छा। इस्लाम में वॉर, वॉर, वायलेंस, और घर तक में पीस नहीं है। बीवी को मारो, वो भी वायलेंस हुई। यानी कि वायलेंट, इट्स अ रिलीजन ऑफ वायलेंस। मेरा दूसरा सवाल, क्या कभी मस्जिद में इमाम जो होता है वो कभी कोई औरत बन सकती है? नहीं, वो शुरू में शायद इस्लाम में था, कुछ औरतें साथ नमाज पढ़ती थी। वो जो है इमाम नहीं थी लेकिन साथ पढ़ती थी। और मुसलमानों में ये रिलीजन बहुत सेक्स और वायलेंस के बारे में है, तो वहाँ कुछ गड़बड़े हो गई। तो उसके बाद अलग अलग नमाज पढ़ने लगे। इमाम औरतें कभी भी नहीं थी। ये मजहब, तमाम मजाहिब मर्दों ही ने तकरीबन लिखे, औरतों का हिस्सा उसमें नहीं था। तो इसलिए औरत कैसे इमाम हो सकती है। अच्छा, फिर है, इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी हराम है, पर जब रेप होते हैं या रेप रिलेटेड चीजें होती हैं तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? देखें, रेप का लफ्ज कुरान में है ही नहीं, एक दफा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और रेप की तरगीब दी गई है, व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। जो जंग में जितनी भी औरतें आप कैप्चर कर लें, वो आपकी सेक्स स्लेव्स होंगी, और आप उनको बेचें, खरीदें। मोहम्मद जो है वो खुद ट्रेड करते थे, औरतों की बेचना और खरीदना। और मर्द स्लेव्स भी वो खरीदा और बेचा करते थे। तो और उसके साथ तो सेक्स अलाउ है बगैर मैरिज के। और दूसरों को भी, आपकी एक बांदी है तो आपके घर कोई दोस्त आए हैं तो उसको खुश करने के लिए बांदी को उनके पास भी भेज दिया जाता है। तो रेप का तस्वर ही नहीं है कुरान में। अच्छा, ये जिहाद क्या है? युद्ध है, मतलब एक लड़ाई है, वॉर है, कि ये अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का एक तरीका है? जिहाद क्या है? नहीं, देखिए, जिहाद ही से तो इन्होंने इतना इस्लाम फैला, तलवार के जोर से। ये कुछ मॉडरेट मुल्ला कहते हैं कि जिहाद जो है अपने आप को संवारने के लिए करो, लेकिन उनकी परसेंटेज ऐसे मुल्लाओं की बहुत कम है जो उस पर बिलीव करते हैं कि ये अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। जो जिहाद का इनके एक वॉर स्ट्रेटेजी है ना, कि मरने के बाद अगर मर भी गए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और जिंदा रहे तो औरतें, मालो दौलत, माले गनीमत मिलेगा। तो ये तो इनकी सक्सेसफुल वॉर स्ट्रेटजी थी, जिहाद, और अभी भी है। अच्छा, और मेरे काफी सारे सवाल थे। मेरे हमेशा मेरी आर्ग्यूमेंट होती है ना, मुझे मिलते नहीं जवाब। यहाँ मिलते हैं तो लोग मुझे कम्युनल बोल देते हैं, तो मैंने कहा मैंने आपसे ही पूछूंगी ये सवाल, सारे सवाल। आदित्य, आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मेरा ये है कि जैसे औरत गवाही दे और मर्द गवाही दे किसी चीज पे, तो औरत की गवाही आधी मानी जाती है, ये क्या सच है इस्लाम में? जी जी, ये तो बहुत क्लियर करके विरासत में भी उसका हक आता है। और
मोहम्मद ने खुद कहा है कि औरतें जहनी तौर पे कमजोर होती हैं, दे आर लेस इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। यानी कि उनका एक ही मकसद है, औरत जो है मजबूरी है उनकी उसको साथ रखा हुआ है, क्योंकि उनको सेक्स की और बच्चों की जरूरत है। तो औरत जो है वो एक ओन्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके हुकूक ना होने के बराबर है। और जब किसी औरत का रेप हो तो उसको साबित करने के लिए हदीसों में 4 मर्द गवाहों की जरूरत है। उसमें ये नहीं लिखा गया कि 8 औरतें अगर गवाही दें तो उनकी 4 मर्दों के बराबर होगी। यानी कि सेक्स, ये रेप को इतनी प्रोटेक्शन दी गई है कि रेप जुर्म ही नहीं है। अब कोई भी आदमी रेप करेगा वो तो पहले 4 गवाह तो नहीं खड़े करेगा ना, चलो तुम देखो मैं रेप कर रहा हूँ। हाँ, वो तो खाली पोर्न मूवीज में ही होता है। तो ये अब मेरा एक क्वेश्चन तो बहुत सारे लिखे हैं, मैं सभी पूछ के रहूंगी आज आपसे। ये क्या अरब्स, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, क्या ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी को, इंडियन मुस्लिम्स को मुसलमान मानते हैं? नहीं, मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन अपने से बहुत कमतर मानते हैं। खारजी उनको कहते हैं, उसके लिए कुछ अ, अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। अब उनके मुल्क में जाके जब नौकरी करते हैं तो अब चूंकि गुलाम नहीं है तो उनको गुलामों की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर आप इस्लाम छोड़ने की सोचें, कोई बोले कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, मैं इस्लाम से कन्वर्ट होकर किसी और रिलीजन, तो इसकी सजा मौत है? जी, उसमें सर काटने का हुक्म है, यानी कि वो प्रोसीजर भी लेट डाउन है कि जिस तरह बकरे को गर्दन काटते हैं उसकी, इसी तरह उस इंसान की भी गर्दन काटी जाएगी। आई एम सो शॉक्ड, लाइक ओके। अच्छा बात ये, और क्या इसी वजह से कायम है जो, यानी कि मजहब छोड़ भी देते हैं इस्लाम को, वो ओपनली नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर उनको ना भी मारा गया तो सोशल बाइकआउट हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, अम, आपका खानदान ही आपके खिलाफ हो जाएगा। तो ये तमाम प्रेशर जो है वो इनको छुपा के रखना पड़ता है एक्स मुस्लिम्स को। कुरान में लिखा है एक तलाक कैसे होनी चाहिए, उसका एक तरीका लिखा है, देयर आर प्रिंसिपल्स, और वो उसमें एक तरीके से है कि इसको टाइम ले लेके 3-3 महीने में एक बारी या 1 महीने के बाद एक बारी करके तलाक। तो क्या मुसलमान उसको फॉलो कर रहे हैं? ये हदीसों में है, इसका जो वक्फा है ना 3 महीने का, ये हदीसों में है, कुरान में इसका नहीं लिखा हुआ। क्योंकि कुरान में नहीं लिखा हुआ तो 3 दफा कहने से तलाक हो जाती है, चाहे वो औरत के सामने ना भी कहा गया हो। तो ये तो मोदी साहब ने बड़ा काम किया, ये 3 तलाक का खत्म करके औरतों को कुछ बेहतर हकूक मिले। सॉरी, क्या इस्लाम में अगर एक कोई मुसलमान किसी हिंदू को या क्रिश्चियन को या जू को इस्लाम में कन्वर्ट करता है, कबूल करवाता है इस्लाम, तो क्या उसको इसका सवाब मिलता है? क्या ऊपर अल्लाह खुश होते हैं? जी जी, उनके दर्जे बुलंद होते हैं जन्नत में। मसलन अगर उसको 12 हुर्रें मिलनी थी तो 18 मिल जाएंगी। जो भी उनका मेजर करने का प्रोसीजर है, उसमें फायदा होता है कि उम्मत बढ़ाओ। तो इसी तरह ज्यादा बच्चे पैदा करने का हुक्म है कि उम्मत बढ़ेगी। देखें, उम्मत से फायदा मौलवी को होता है, मौलवी को पैसे देने वाले ज्यादा लोग होंगे। देखें, हर कोई अपने रिलीजन में कंट्रीब्यूट करता है, और अगर आपके फिरके के या आपके मजहब के लोग हों तो आपकी कलेक्शन बढ़ेगी। मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि क्या जक़ात जो देते हैं लोग, मतलब कि 2.5% ऑफ द अर्निंग्स या प्रॉपर्टी जितनी है उसका 2.5% का शेयर वो निकाल के मस्जिद में देते हैं, आपको लगता है कि ये जक़ात जो है सच में गरीबों के हाथ में पहुंचती?
इसका मकसद तो यही था गरीबों के हाथ में पहुंचे, लेकिन ज्यादातर मुल्ला ले जाते हैं और मस्जिद के बहाने या किसी, तो उससे मुल्ला की खुशहाली बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट के थ्रू हो तो वो कुछ गरीबों को उसमें मिलता है। मसलन पाकिस्तान में आपके बैंक में अगर जो रकम है उसमें से हर साल के एक खास दिन को वो 2.5% काट लेते हैं और वो गरीबों में जाते हैं। कुछ पॉलिटिशियन खा जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल बेस पे दुनियाब दिए जाते हैं, लेकिन काफी गरीबों को वो पैसे पहुंचते हैं। बेस उसका यही था। अब फिर एक और क्वेश्चन याद आ गया, तो वो मैंने लास्ट तो बोल दिया था। आप मुझे एक बार, क्या मुस्लिम्स सिलेक्टिवली इस्लाम फॉलो करते हैं? सिलेक्टिवली मन करता है तो कुरान को कोट करते हैं, हदीसों को कोट करते हैं? क्या सिलेक्टिवली सिलेक्टिव हैं मुस्लिम्स की? बिल्कुल जो लिखा है वही फॉलो करते हैं, सिलेक्टिव हैं? हर मुसलमान का इस्लाम अलग अलग है। असल मजहब क्या है वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो असल मजहब तो वही था जो प्रेजेंटली ये जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट, जो फॉलो करते हैं कि इलाके फतह कर लो, औरतों को बेचो, खरीदो, कत्ल करो। तो असल इस्लाम तो वही है। तो हर इस मुसलमान का अपना सेलेक्टिव होता है अपनी सहूलत के मुताबिक। तो वो उसमें से सेलेक्टिवली चूज करते हैं अपने लिए। मैंने आपका बहुत समय लिया इम्तियाज जी। अब आदित्य, आप जो हमारी पूरी बात है उसका एक कंक्लूजन दीजिए। आपको क्या समझ आई फ्रॉम विक्टिम कार्ड टू एंड दिस क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड, एंड आप मुझे बताइए ये, मतलब इसका कंक्लूजन दीजिए आप मेरे को इस तो आज हमारे। एक तो जो लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा पायल जी, वहां से शुरू करते हैं हम्म, कि आपने पूछा कि डू द मुस्लिम्स सिलेक्टिवली प्रैक्टिस द रिलीजन। तो ये बिल्कुल सच है। आप अगर स्मगलिंग के दुनिया में देखें, टेररिज्म के दुनिया में देखें, जितने कुकर्म के दुनिया की आप हरकतें आप उठा ले, सो दे विल बेसिकली जस्टिफाई दोज मिसडीड्स हम्म। इन द नेम ऑफ इस्लाम। हिंदी, एंड हिंदी आदित्य, हिंदी। हाँ हाँ, बेसिकली उसको जस्टिफाई करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस्लाम है, मुफ्त इनको क्वेश्चन नहीं करती है वो, बल्कि इनको और इंटेलेक्चुअल कवर फायर देती है। सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस्लाम बेसिकली हो गए आपके दारुल उलूम और ये सब जो जितने फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो हिंदुस्तान में भी है, वो कभी इनको इनको इनके ऊपर स्टिग्मा नहीं अटैच करेंगे, इनके ऊपर फतवा ही नहीं देंगे। वो फतवा किसको देंगे? एक हीरोइन जो बुर्का नहीं पहनती या हिजाब नहीं पहनती, उसके ऊपर वो फतवा देंगे। तो हम्म, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सो दे गेट दैट इंटेलेक्चुअल कवर फायर फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस्लाम एंड द लेफ्ट, द हम्म, सो कॉल्ड लेफ्ट इकोसिस्टम। लेफ्ट इकोसिस्टम का देखिए अपने ही एक तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जो असल बैटल है दैट इज विद द कंजर्वेटिव्स और द सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स। हम्म, अब क्योंकि उनकी बैटल कंजर्वेटिव्स और नेशनलिस्ट के साथ है, दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टीम अप विद द इस्लामिस्ट टू पोज अ सर्टेन फ्रंट। तो मैं बहुत अच्छा एक इसको दो लाइन में बताता हूं। जब पाकिस्तान जब बन रहा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया had basically advocated for the creation of Pakistan, and they had advocated for the Pakistan movement in अच्छा। 1946। उसकी हेडक्वार्टर्स थी कलकत्ता में। 1947 हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाती है सीपीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। सो इनिशियली एवरीथिंग वाज वेरी हंकी डोरी, बट 48 के बाद से लेके 52 तक जितने कम्युनिस्ट थे पाकिस्तान में, सबको चौराहे पे ला ला के उनको पीट पीट कर उनको सीधा किया गया। जी जी जी। So, once they had won the battle against us, the battle was between them, और फिर वो देखना था कि हु ऊपर में कौन उभर के आता है। So unfortunately the communists lost that battle, and the rest is history in front of us. So basically अगर आप victimhood की अगर मेंटालिटी के बारे में अगर हम वापस से आ जाए उस पर्टिकुलर डोमेन में, सो ये victimhood की जो मेंटालिटी है, इट बेसिकली थ्राइव्स ऑन द अबिस ऑफ दारुल इस्लाम। कि भाई हमें अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि जो सरजमीन में हम है उसको हमें दारुल इस्लाम बनाना है, फ्रॉम दारुल हलब, which is the current scenario where we are either at
less than 5% of the population or less than 10% of the population, where we are fighting on a regular basis. जो majoritarian government है उसके साथ हम लड़ रहे हैं, हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम we are wanting more rights ultimately to reach that full Shariat, which is the Darul Islam stage. पर मैं इंटरव्यू एंड में एक बात तो बोलूंगी, आदित्य तुम तो फिर भी इंडिया के बहुत टच में हो और इतनी हिंदी तुम सुनते हो और ट्विटर पे स्पेसेस में भी हिंदी सुनते हो, तुमने इतनी अंग्रेजी बोली है आज तुम्हें 10 बार रिमाइंड करने के बाद। पर इम्तियाज जी को देखो जो पाकिस्तान से इतने दूर है और सब है, उन्होंने मेरे सारे जवाब उर्दू में दिए। अगली दफा आप बंगाली में करिएगा, मैं सारे जवाब आपको बंगाली में दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। मैं आपको हमेशा तंग करती रहती हूँ, बस मैं आपसे पूछा करूँ ना हाउ आर यू, आप बता दिया करिए यू आर फाइन।